हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं फरवरी मंथ की 2024 की। गाइस, ये मंथली मैगजीन है विजन आईएएस की। इसमें गाइस आज हमने इकोनॉमी सेक्शन, जैसा कि कल स्टार्ट कर दिया था, उसके 3 टॉपिक्स भी कवर कर दिए थे। आज हम चौथा टॉपिक इसका कवर करेंगे, दैट इज कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया। सो करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल पीएम पाठशाला, और अपने फ्रेंड्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करो। बताओ कि चैनल है जिसमें कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइस एक अच्छी नॉलेज प्रेफर करके दी जा रही है। फ़िल्टर करके बहुत हम पढ़ा रहे हैं, ताकि ना जो ज़रूरत है, देखो यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास बहुत कुछ है, उसमें से फ़िल्टर करना ये आ जाए कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, तो आपका ना सारा कुछ सॉर्ट हो जाएगा, एक बारी में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो चैनल की यही कोशिश है कि लिमिटेड सोर्सेस के साथ पढ़ाया जाए और वो चीज़ पढ़ी जाए जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए गाइज, अगर आप मंथली मैगजीन को देखोगे विजन आईएएस की, तो हमने पूरे लास्ट ईयर का बना रखा है, तो आप उसको चाहें तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, आज हम देखेंगे कार्ड नेटवर्क्स इन इंडिया। देखो, आरबीआई ने ऑर्डर करा कि सर्टेन जो क्रेडिट नेटवर्क्स हैं, सर्टेन कार्ड नेटवर्क हैं, उसको स्टॉप करा जाए। अनऑथराइज पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो मेड यूजिंग बिजनेस कार्ड। अब देखो ये कितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। अब देखो, कई बार क्या होता है, हम यूपीएससी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी सुन सकते हो ये वीडियोस। रीज़न क्या होता है, करंट न्यूज़ तो पता ही होनी चाहिए ना आपको। अब ये कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सर्टेन जो आपके कार्ड नेटवर्क हैं उनको स्टॉप करने को बोला जा रहा है, क्योंकि वो अनऑथराइज पेमेंट कर रहे थे बिजनेस कार्ड को यूज़ करके। कह रहा कैसे, कह रहा आरबीआई ने देखा कि जो कार्ड नेटवर्क है उनको बिजनेसेस में अलाउड किया है कि वो अपनी पेमेंट कर सके। अच्छा, कुछ ऐसी पेमेंट हो रही है जिन कार्ड्स को ऑथराइज नहीं भी किया था, जो केवाईसी नॉर्म्स में कंप्लाई भी नहीं करती ट्रांजैक्शन, उन कार्ड से भी हो रही है। कह रहा है ये कैसे पॉसिबल हुआ। फिर जो इंटरमीडियरी थी, जो ये करवा रही थी, सारी की सारी पूल करती थी लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इनटू एन अकाउंट, जो कि डेजिग्नेटेड कोई अकाउंट होता नहीं था। अंडर द पीएसएस में आपको डेजिग्नेट कराना पड़ता है अकाउंट, कह रहा वो है ही नहीं। कह रहा इसकी वजह से हमें स्टॉप करनी पड़ रही है पेमेंट। तो याद रखना, सिनेरियो क्या है कि अनऑथराइज पेमेंट हो रही थी कुछ कार्ड नेटवर्क के थ्रू, जिसके थ्रू अनऑथराइज इसलिए माना गया क्योंकि ना ही वो केवाईसी नॉर्म्स, केवाईसी का फुल फॉर्म आप जानते ही हो, नो योर कस्टमर, जिसमें आपको आधार कार्ड, अपना डिटेल्स देनी होती है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। आपने बैंक्स में भी किया होगा जब अकाउंट खुलवाने आप गए होगे, सेविंग अकाउंट। तो इंटरमीडियरी जो होती है, जो ये सब कुछ करवा रही होती है, जो मिडिल मैन होता है, वो ये सब चीज़ें पूल करता था सारा अमाउंट फंड करने के लिए। और वो डेजिग्नेट अकाउंट भी नहीं है किसी का पीएसएस अकाउंट के अंदर, तो फिर कैसे। अब समझते हैं, एक शब्द आया कार्ड नेटवर्क। कार्ड नेटवर्क क्या होता है। देखो, कार्ड नेटवर्क का मतलब है जो कि डेवलप करा जाए टू यूटिलाइज वन मोड ऑफ पेमेंट टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट मल्टीपल मर्चेंट्स। यानी कि एक ऐसा कार्ड होगा, ठीक है, जिस कार्ड में आप गुड्स खरीद रहे हो उसकी पेमेंट करो, सर्विसेज कोई ले रहे हो तो उसकी पेमेंट कर दो, और मल्टीपल मर्चेंट्स को आप कर सकते हो, ताकि कैश कैरी करने की आपको ज़रूरत ना हो। यही होता है मकसद। किसी भी आपके पास बैंक के डेबिट कार्ड्स होते हैं, है ना, तो आप क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं, बिजनेस कार्ड होते हैं, उसका क्या यूज़ होता है, उसका यूज़ यही होता है ना कि अल्टीमेटली आप पेमेंट कर पाओ। और कैश इतना कोई रखता नहीं है गाइस आजकल, वैसे भी यूपीआई पेमेंट्स भी हो रही हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी हैं। अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑथराइज कार्ड नेटवर्क्स को ना बैंक्स के साथ टाइप किया जाता है। आपका कोटक का कार्ड होगा, एचडीएफसी का कार्ड होगा, एसबीआई का होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा। ऐसे ही कार्ड होते हैं ना किसी बैंक के या नॉन बैंक के भी हैं, तो भी वो लिखा हुआ होता है, इशुएंस डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड है, ये क्या है, वो सब लिखा होता है उसमें। अब कार्ड नेटवर्क आपको जो होते हैं वो बैंक, मर्चेंट और कस्टमर, 3 लोग इसमें कनेक्ट होते हैं। वीज़ा का कार्ड मर्चेंट हो गया, बैंक मान लो एसबीआई का कार्ड है तो एसबीआई कस्टमर है, तो फिर आपका नाम उसमें लिखा हुआ होता है, ताकि जब भी ट्रांजैक्शन हो तो बड़े स्मूथली और सिक्योर वे में हो जाए कि जी फला ट्रांजैक्शन फला कार्ड से हुई है, फला बंदे का नाम इसमें है। इवन आप जब भी बैंक के ट्रांजैक्शन चेक करते होगे, तो जब भी कैश विथड्रॉ करते हो या कार्ड से कोई पेमेंट करते हो, पीओएस करते हो, पॉइंट ऑफ सेल करते हो, तो उसमें आपके कार्ड का आखिरी के 4 अक्षर आते हैं उसमें ट्रांजैक्शन के अंदर, कि भाई इस पर्टिकुलर पेमेंट को इस कार्ड से अंजाम दिया गया है। तो फी भी चार्ज होती है टू द बिजनेसेस बाय कंपनी, ताकि वो प्रोसेस डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का स्मूथली चल पाए। इसको मर्चेंट डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। बिजनेस इसको पे करते हैं। अब कार्ड इशूअर कौन होता है, देखो ज़्यादातर ना बैंक ही इस काम को कर रहे होते हैं। कार्ड नेटवर्क्स की चॉइस को रखनी है, ये सब कस्टमर को दिखाई जाती है, और वो अपना फिर हिसाब से अपनी चॉइस ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड लो, आप क्रेडिट कार्ड लो। डेबिट कार्ड में भी आपको पता है बैंक्स की कई सारी वेराइटी होती है, क्रेडिट कार्ड में भी वेराइटी होती है, तो जो चीज़ आपको बेस्ट लगे आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। लेकिन अब एक चीज़ और है, कह रहा क्या, कह रहा हाउएवर आरबीआई हैज आस्क्ड कार्ड इशूअर टू प्रोवाइड कस्टमर द ऑप्शन टू चूज फ्रॉम मल्टीपल कार्ड नेटवर्क्स। ये कब से हुआ,
कह रहा है ये 1 अक्टूबर 2023 से हुआ। अदरवाइज पता है क्या हो रहा था, मैं ये एक बार अपना अकाउंट खुलवाने गई, ठीक है। अब मैंने अपने अकाउंट का चॉइस कर लिया कि भाई ये मेरा फला अकाउंट है, और मैंने उनको बोला कि मुझे प्लैटिनम डेबिट कार्ड चाहिए। वो भिड़ गए कि इस अकाउंट पे ये नहीं मिलता, या ये नहीं मिलता, गोल्ड मिलेगा, ये बहुत सारे उसमें चीज़ें आ गई, क्लैशेस आ गए थे। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें बोल गई कि भाई आरबीआई को बोला गया कि भाई आप कार्ड जो वही इशू करवाओगे जो कस्टमर कहेगा। फिर आरबीआई ने ये भी कहा, कार्ड इशूअर किसी भी ऐसे अरेंजमेंट और एग्रीमेंट में नहीं जाएगा जिसमें वो सर्विसेज कार्ड नेटवर्क की रिस्ट्रेन करे, कोई भी सर्विसेज को रिस्ट्रेन नहीं करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है इंडिया में कार्ड नेटवर्क मार्केट का क्या सिलसिला है। कह रहा है देखो हमारे यहाँ ना वीज़ा चलता है, मास्टर कार्ड चलता है, ज़्यादातर लोग वीज़ा वाले कार्ड यूज़ करते हैं, और आजकल रुपए चलता है, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस और जो ये वाला होता है ना मास्टर कार्ड, ये कम लोगों के पास होता है, डायनर्स क्लब वगैरह, ये एलिट क्लास आप कह लो, या मतलब कम लोग रखते हैं ये वाले कार्ड्स। तो रुपए आपको पता है इंडिया का इंडिजिनस पेमेंट नेटवर्क है, जिसको एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, अभी इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, इन्होंने इसको लॉन्च किया था ताकि इंडिया भी फैसिलिटेट कर पाए ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को, इसलिए हमने करा। तो ग्रेटर एक्सेप्टेबिलिटी रुपए कार्ड्स की फॉरेन मार्केट्स में भी है। एनपीसीआई ने पार्टनरशिप की है विद फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ यूएस से, जापान क्रेडिट ब्यूरो जापान से की है। तो क्या होगा, तो डेबिट कार्ड की जो सेगमेंट है डोमिनेटेड बाय रुपए, इसमें 700 मिलियन कार्ड है, 65 मार्केट शेयर है। तो इसमें 32.8 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड है, 28.1 करोड़ केम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक, ऐसा सिलसिला है। तो वीजा एंड मास्टर कार्ड ने क्रेडिट कार्ड मार्केट को भी पूरा पूरा डोमिनेट करता है। टुगेदर 90% आप समझ लो इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड मार्केट है वो इससे ही निकल के आ रही है। अच्छा, एनपीसीआई में क्या है, एनपीसीआई एक इनिशिएटिव था आरबीआई का एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का। किस प्रोविजन से, पीएसएस एक्ट 2007 से, ताकि रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का तैयार हो सके। याद रखो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कंपनी एक्ट के प्रोविजन से निकल कर आई है। ये इन प्रोडक्ट्स का काम करती है, पेमेंट प्रोडक्ट्स देती है जो एनपीसीआई ने डेवलपमेंट की है। जैसे आईएमपीएस होता है, आप करते भी होगे, किसी को इमीडिएट पेमेंट भेजनी है ना, उसकी कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट के तहत आप कभी भी किसी को, तो खैर हम यूपीआई करने लग गए तो अभी आईएमपीएस पता नहीं आपको पता हो नहीं करा हो, लेकिन उसके तहत बैंक्स के, अगर आप कभी मोबाइल बैंकिंग वगैरह यूज़ करते होगे ना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईएमपीएस कर लो, तो आईएमपीएस से इमीडिएट पेमेंट आपकी ट्रांसफर हो जाती है। एनएसीएच करना, ये सब काम इनके, यूपीआई देखो इसके अंदर ही आता है आपका, या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज भी इसके अंदर ही आती हैं। तो एनपीसीआई के द्वारा ही ये लॉन्च करा गया। अच्छा, ये रेगुलेशन करना बेहद ज़रूरी है भाई, पैसे का मामला है, पैसे का मामला है, रेगुलेशन इकोसिस्टम होना ही चाहिए। तो कह रहा है आरबीआई क्योंकि एक प्राइमरी रेगुलेटर है, तो आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है ओवरसी करना, रेगुलेट करना पेमेंट सिस्टम को इंडिया में अंडर द पीएसएस एक्ट 2007। तो पीएसएस एक्ट में कैसे गवर्निंग लेजिस्लेशंस कौन कौन से हैं, कह रहा है ये पेमेंट सिस्टम को डिफाइन करेंगे, इनेबल करेंगे पेमेंट की वो इफेक्टेड हो बिटवीन अ पेयर एंड द बेनिफिशियरी, क्लियरिंग सेटलमेंट ये सारा हो पाए। तो पेमेंट सिस्टम में अल्टीमेटली ये सिस्टम ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, ये सारे ऑपरेशन हो पाए। कह रहा ऑल्दो डेफिनेशन डज नॉट इंक्लूड अ स्टॉक एक्सचेंज, ये भी ध्यान रखना। कह रहा जब हम पेमेंट सिस्टम को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्टॉक एक्सचेंज को कहीं नहीं समझाया हुआ है। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है कि अगर हम अपने देश के डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो इंडिया को एक तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। दूसरा एक शब्द इसमें बड़ा प्यारा शब्द आ रहा है, दैट इज निम्बल। अब निम्बल का मतलब क्या होता है, NIMBLE, इसका मतलब होता है फुर्तीलापन, जिसको कि आप क्विकली जो मूव कर पाए, ऐसा रेगुलेशन हो, ताकि वो सक्सेसफुल तभी होगा अगर आप सही मायने में चाहते हो कि यूज़र मर्चेंट अट्रैक्ट हो। डोमेस्टिक पेमेंट नेटवर्क के लिए ज़रूरत है कि हम एक रोबस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को तैयार करें और कंज्यूमर की एजुकेशन को बढ़ाएं। इसीलिए पेमेंट एग्रीगेटर भी है, कह रहा जस्पे है, जोहो है, डिकेंसियंट्रो है, इन सब ने फाइनल ऑथराइजेशन दी हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो ये सारे के सारे सिस्टम हैं जो अल्टीमेटली पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंसेस इन्हीं को प्रोवाइड की जाती है, ताकि ये ई कॉमर्स साइट मर्चेंट्स को अच्छे से इंस्ट्रक्ट कर पाएँ, है ना, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस को डील कर पाएँ। इसीलिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया गया है। और याद रखो पेमेंट एग्रीगेटर पेमेंट गेटवे से अलग होता है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो पेमेंट ट्रांजैक्शन को बिना किसी फंड हैंडलिंग के काम करता है। तो ध्यान रखना, जस्पे, जोहो, डिसेंट्रो अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो बताना कि ये पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं, ये फाइनल ऑथराइजेशन इनको मिली है आरबीआई से, ठीक है। ई कॉमर्स साइट को, मर्चेंट्स को, पेमेंट को, इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सेप्ट करने में बड़ी मदद करते हैं। इसमें आपको मर्चेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसका एक सेपरेट पेमेंट इंटीग्रेशन सिस्टम होता है। प्लीज़ माइंड इट, क्योंकि छोटी छोटी टर्म्स हैं गाइस, पेपर में आ गया
मजे आ जाएंगे आपके। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। ठीक है, अब देखो स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो न्यूज में क्यों रहा। तो कह रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की एक रिपोर्ट थी, उसका नाम था स्मार्ट सिटीज मिशन एंड इवैल्यूएशन। तो इसमें बोला गया फाइनेंशियल प्रोग्रेस के बारे में, कह रहा आउट ऑफ इट्स प्रपोज शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 86% को रिलीज करा है दिसंबर 2023 तक। 45 स्मार्ट सिटीज को 100% सेंट्रल फंड मिला है, 28 सिटीज को 100% मिला है ऑफ देयर शेयर। तो एडिशनल यहाँ पर जो फंडिंग की जा रही है, जो हाफ ऑफ द सिटीज है उसमें कई बार ऐसा भी होता है ट्रिपल पी मॉडल के अंदर उनको नहीं लिया गया, 6 सिटीज है जिनको लोन्स वगैरह दिए गए हैं। फिजिकल प्रोग्रेस की रिपोर्ट भी यहाँ बता रहा है, कह रहा मदुरई ही खाली आज की डेट में स्मार्ट सिटी है जिसके पास उसने 100% अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करा है। कह रहा स्मार्ट सिटी मिशन हो कितना पुराना गया है। कह रहा देखो 2015 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होता है। कह रहा स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि सिटीज को प्रमोट किया जाए, उसके कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करा जाए, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को क्लियर किया जाए, एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए सभी सिटीजन्स को, और एक स्मार्ट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए जाए। ये बेहद ज़रूरी होता है। कह रहा फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या। कह रहा 100 सिटीज़ सेलेक्ट हुई थी एज अ स्मार्ट सिटीज़। तो टाइमलाइन इनकी 5 साल की थी जब कंप्लीशन प्रोजेक्ट का हुआ बिटवीन 2019 टू 2033। हाउएवर दिस मिशन इज नाउ एक्सटेंडेड टू जून 2024 तक इसको क्लियर बोला है। फंडिंग क्या होती है, तो देखो इसमें फंडिंग ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट 48,000 करोड़ का दे रही है ओवर 5 ईयर्स, एंड दैट इज ऑन एन एवरेज 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर दिया जा रहा है। अच्छा, एन इक्वल अमाउंट ऑन एन मैचिंग बेसिस स्टेट एंड लोकल सबको दिया जा रहा है। इसमें हिमालयन स्टेट्स का है, इसमें 13 हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनकी जो रेशो है वो 90-10 रेशो है। जैसे कि आपको पता है ना, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स में जो हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है उसमें 90 और 10 की रेशियो होती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, राइट। एडिशनल सोर्सेज भी दिए जा रहे हैं, फंड दिए जा रहे हैं, ग्रांट दी जा रही है फाइनेंस कमीशन के अंडर, इनोवेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म्स के तहत बॉन्ड वगैरह निकाले जा रहे हैं ताकि पैसों की दिक्कत ना आए। देखो किसी भी प्रोजेक्ट को, स्मार्ट सिटी मिशन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं भी बनाने के लिए यू रियली नीड अ फंड्स, और फंड आपको चाहिए तो फिर आपको फंड्स को निकालना भी पड़ेगा। फिर पीपीपी मॉडल पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, क्यों, ताकि इसका पार्टिसिपेशन प्राइवेट प्लेयर्स का बढ़ाने के लिए किया गया। तो कोर एलिमेंट क्या होंगे स्मार्ट सिटी में, कह रहा कम्युनिटी को कोर रखा गया है कि जब भी प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन हम किसी स्मार्ट सिटी की कर रहे हैं, देखो हम ना कुछ भी करते हैं, अब देखो आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, ठीक है, आपका कोर एजेंडा क्या है, क्लियरिंग एग्जाम, है ना, आपका कोर एजेंडा है क्लियरिंग एग्जाम। तो ऐसे ही स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे कोर एजेंडा है ना, वो यही है कि हम कम्युनिटी को सबसे बीच में रखेंगे ताकि कम्युनिटी को सारी फैसिलिटी हमें कम्युनिटी को ही देनी है। फिर मोर फ्रॉम लेस की अब जनरेट करना है हमें, आउटकम ज़्यादा जनरेट करना है रिसोर्सेज का लेसर इस्तेमाल करते हुए। फिर कॉर्पोरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी सिटीज़ को हम कॉम्पिटिशन के सिलेक्ट करें और फ्लेक्सिबिलिटी दें इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोजेक्ट्स में। इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी बेहद ज़रूरी है, एसडीजी का पार्ट भी है आपका। तो यहाँ पर आप इनोवेटिव मेथड्स उठाओगे, सस्टेनेबल सोल्यूशंस उठाओगे, ठीक है, ताकि फिर ये आपका इसीलिए डील हो पाएगा, तभी आप रिसोर्सेज को कम और ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम निकाल पाओगे। फिर टेक्नोलॉजी को गोल बनाना है, इज अ मीन्स नॉट द गोल। केयरफुल सिलेक्शन टेक्नोलॉजी का करना है, किस सिटी के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कन्वर्जन का मतलब है कि आप इतना कुछ मेहनत कर रहे हो तो कन्वर्ट कितने लेवल पर हुआ, सेक्टोरल फाइनेंशियल कन्वर्जेंस बहुत जरूरत है, तो वो करना। फिर ये कह रहे हैं कि क्या क्या ऐसी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं विच कम्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो पहला है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, कि स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट जो है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के, सिटी इंप्रूवमेंट, रेट्रोफिटिंग जिसे कहते हो आप, रीडेवलपमेंट, सिटी एक्सटेंशन, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ये सारे करने। अब ध्यान से सुनो, रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट और ग्रीन फील्ड क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा पेपर में लिखने में भी आंसर जब समझ आ गई होगी। क्योंकि हम कह रहे हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, नाम से समझ आ रहा है कि किसी एरिया को देखो और उसके अकॉर्डिंग उसकी डेवलपमेंट करनी है। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि आप ना प्लानिंग ऐसी करो कि जैसे एग्जिस्टिंग कोई एरिया है, ठीक है, मान लो मोर देन 500 एकर्स का वो लैंड है या कुछ भी एग्जिस्टिंग एरिया है, उसको ना आप और लिवेबल बना रहे हो,
कि वो और अच्छा लगे और थोड़ा लाइफफुल लगे कि जीवित है अभी सब चीज़ें यहाँ पर। उसको कहते हैं रेट्रोफिटिंग करना, कि एग्जिस्टिंग पर्टिकुलर एरिया को ही अच्छे से बिल्डअप करना, उसमें ऐसी प्लानिंग करना कि वो लिवेबल हो जाए, वो एफिशिएंट हो जाए। अब रीडेवलपमेंट में क्या कर रहे हो कि आप एग्जिस्टिंग बिल्डअप एरिया को रिप्लेस कर रहे हो नए लेआउट में, उसमें लैंड यूज और इंटेंसिटी दोनों इंक्रीज करोगे आप, और ये ज़्यादातर 50 एकड़ से ज़्यादा एरिया पे किया जाता है, उसको रीडेवलपमेंट कहते हैं। तीसरी चीज़ है ग्रीन फील्ड, यानी इसमें आप स्मार्ट सोल्यूशन निकालोगे। जो प्रीवियसली वेकेंट एरिया था ना 250 एकड़ का, उसमें इनोवेटिव प्लानिंग डालोगे, लैंड पूल करोगे, लैंड को रिकॉन्स्टिट्यूट करोगे, अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओगे स्पेशली फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, पुअर के लिए। तो वो ग्रीन फील्ड होता है। तीनों समझ में आ गए? रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड। एंड दिस इज अ स्ट्रैटेजी, बेसिकली एरिया बेस्ड डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। एंड नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज पेन सिटी डेवलपमेंट, यानी कि आपको अप्लाई करना है सिलेक्टेड स्मार्ट सोल्यूशन निकालने एग्जिस्टिंग सिटी वाइड नेट इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी की मदद से, इंफॉर्मेशन डेटा की मदद से। फिर इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, तो इम्प्लीमेंटेशन सिटी लेवल पे करना है स्पेशल पर्पस व्हीकल की मदद से। अप्रेस करो, रिलीज करो फंड, ऑपरेट मॉनिटर करो, और रजिस्टर अंडर दी कंपनीज एक्ट 2013 उसके अकॉर्डिंग करो। 50-50 की ओनरशिप लो अर्बन लोकल बॉडीज और रिस्पेक्टिव स्टेट से। इंटीग्रेटेड कमांड होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग, बिना मॉनिटरिंग के लिए, बिना डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे कि करा क्या क्या गया है। फिर तीसरी आप बात आ जाती है यहाँ पर कि भाई क्या चैलेंजेस हैं स्मार्ट सिटी मिशन में जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस और ऐसे कौन से क्राइसिस झेलने पड़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्राइसिस इज फ्रिक्वेंट वेरिएशन इन प्रोजेक्ट्स। कह रहा सिटीज ने मान लो 5151 यानी 5151 प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने को प्लान करा, लेकिन जब हुआ बट प्रोजेक्ट्स हैव इंक्रीज टू 7970 क्योंकि मॉडिफिकेशन और इतने सारे चेंजेस हो गए इनिशियल प्लानिंग में ही। फिर इस मॉडिफिकेशन को ग्राउंड लेवल पर लेकर जाना, ओहो, फिर वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि लैंड की अवेलेबिलिटी है या नहीं, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाती है, टेक्नोलॉजी सिलेक्शन में दिक्कत आ जाता है, कई बार लिटिगेशन केसेस लैंड पे चल रहे होते हैं। आपको पता है ना, लैंड के पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस आई नो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। फिर लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रोग्रेस, कि फंड ट्रांसफर इतना स्लो है। जब इतना स्लो होगा तो सिटीज को 50% से भी कम एलिजिबल फंड से मिल रहा है, तो कहाँ से आप बनाने बैठोगे। और यू आर प्लानिंग फॉर स्मार्ट सिटीज कि हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कहाँ से करोगे, पैसा ही नहीं है। फिर इंटरसिटी डिस्पैरिटी इन प्रोग्रेस, कह रहा इंटरसिटी में क्या होता है, 6% इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट रह जाता है। 20 परफॉर्मिंग सिटीज में 47% वर्किंग स्टेज पर है, 20 सिटीज में बॉटम ऑफ द रैंक आ रखी है, कहाँ से इतनी डिस्पैरिटी खत्म करोगे। फिर मॉनिटरिंग नहीं है कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट की, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय डिफरेंट एजेंसीज, डिले है इम्प्लीमेंटेशन में, फीडबैक्स नहीं मिल रहा, क्रॉस लर्निंग की दिक्कत। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में क्रॉस लर्निंग क्रिएट हुई है, इसमें सिस्टर सिटीज है कॉन्सेप्ट है, बट दीज हैव नॉट यूटिलाइज्ड देयर फुल पोटेंशियल्स में से यूटिलाइज करा ही नहीं गया है। कैन एग्जाम्पल के तौर पे चेन्नई हैड एस्टैब्लिश अ सिस्टर सिटी रिलेशनशिप विद द चाइनीज सिटी ऑफ चोंगोंग। कह रहा चेन्नई को सिस्टर सिटी रिलेशनशिप था चाइनीज का, तो हो गया। कह रहा लेकिन ये हर जगह नहीं क्रिएट हो सकता ना, फुल पोटेंशियल यूज ही नहीं हो पाता, क्रॉस लर्निंग की दिक्कत है। जैसे एक में हमने एग्जाम्पल में पढ़ा कि भाई चेन्नई को स्टैब्लिश करा गया उसमें, तो वो हो गया, लेकिन हर जगह नहीं है। फिर डिफाइंड नहीं है गवर्नेंस स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, फ्रिक्वेंट ट्रांसफर होते रहते हैं सीईओ के, कहाँ से गाइडलाइन कोई देगा, स्टाफ है नहीं, एग्जीक्यूशन के लिए कोई व्यक्ति है नहीं, ऊपर से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जीरो आपका हो जाता है कई बार। तो फिर इन सब चक्रों से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। तो रिकमेंडेशन में बोला गया थी सबसे पहला काम करो, मास्टर प्लान बनाओ फॉर ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को बोला गया कि भाई सबसे पहले तो एक्सपर्ट क्रिएट करो, और सबसे पहला ही काम कर दो कि सस्टेनेबल ग्रीन टेक्नोलॉजी ले आओ, सबसे पहला काम कर दो। क्योंकि स्पीयर हेड का ना मतलब भी ध्यान रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं गाइस। तो स्पीयर हेड का मतलब जानते हो क्या होता है, किसी चीज़ को, जैसे कोई अटैक कोई कर रहा हो आपको सामने से, कोई भी चीज़ अटैक कर रही हो, उसको लीड करके उसको ठीक करना। स्पीयर हेड का मतलब होता है कि पर्सन और अ थिंग दैट इज लीडिंग इन द फोर्स बेसिकली। तो हेड और पॉइंट ऑफ स्पीयर भी होते हैं। तो सिनोनिम जैसे लीड करना, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, उसको उस तरह से इसको यूज़ किया गया है
इनिशिएट लिख लो इसका आप मतलब ना, स्पीयर हेड का मतलब। फिर कह रहा है गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एसपीवी, अपॉइंट करो डेडिकेटेड सीईओ जिसका मिनिमम टेन्योर फिक्स करो आप, ताकि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्ट्रक्चर आ सके। सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एक्सपर्ट बैठे, तब ये काम होगा। फिर नेक्स्ट फेज 6 जो आपका सिटी मिशन का है, स्मार्ट सिटी मिशन का है, थर्ड पार्टी असेसमेंट, उसको बुलाओ। थ्रस्ट जो 2 टीयर सिस्टम का था उसको चेक करो। पैन सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन में बहुत ज़्यादा ध्यान आपका इस बात पर हो कि टेक्नोलॉजिकल ड्राइवन सोल्यूशन निकलें, ताकि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। कह रहा प्रेजेंटली पैन सिटी प्रोजेक्ट डू नॉट कंप्राइज मोर देन 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट्स। कह रहा ये बहुत गलत बात है। फिर नेक्स्ट रिकमेंडेशन आई कि अपनी अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करना बेहद ज़रूरी है, तभी हम इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, म्यूनिसिपल बॉन्ड, पूल्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स को यूज़ कर पाएंगे और हमारी पैसों की तंगी दूर होगी। फिर आईसीसीसी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि हमारा जो रोल है आईसीसीसी का वो बहुत बढ़ना ज़रूरी है। अगर वो नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ा ना गाइस तो बड़ी सारी दिक्कतें हमारे आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसका काम क्या होगा। कह रहा है वेराइटी ऑफ सर्विसेज देता है ये, वेराइटी ऑफ सर्विसेज देता है, और वेराइटी ऑफ सर्विसेज के साथ साथ इसका काम है कि ये हेल्थ, इंटरनल सिक्योरिटी, हर चीज़ का तो ध्यान रखता है ये इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ कंटामिनेशन कंट्रोल सोसाइटीज़ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है बेस इसका। तो फिर वही है, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस पे काम करना इसका काम है। और लेट्स कम टू दी नेक्स्ट स्कीम। स्कीम करने के बाद आज हम नहीं करेंगे, उसके बाद आता है हमारा स्कीम में हम पीएम मित्रा पार्क स्कीम आज करने वाले हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल। तो कमेटी ने न्यूज़ में क्यों डाला इसको, क्योंकि जो कमेटी थी ना उसने एस्टिमेट प्रेजेंट करा रिपोर्ट का पूरा पूरा, और रिवाइवल एफर्ट बोला गया कि भैया बहुत सारे ऐसे सिक पड़ी हुई हैं टेक्सटाइल यूनिट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कि हमें झटके लग जाए उसको देख के, इसीलिए पीएम मित्रा स्कीम लाए हैं गाइस। अब इसका ना देखो, ये 5F विजन से इंस्पायर्ड है। क्या? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, एंड फैशन टू फॉरेन। यानी फार्म में अच्छा काम हो जाए, फाइबर अच्छा मिले, फैक्ट्री में अच्छा काम हो, फैशन के अकॉर्डिंग चल के फॉरेन कंट्रीज तक पहुंचाएं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये है भी कि वो इंडिया को लीडिंग चाहते हैं ग्लोबल हब टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट में बनाना, और डेवलप करना इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ताकि प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज अच्छी हो पाए। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, अट्रैक्ट करें हम इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाएं। अब फीचर्स क्या है मित्रा पार्क के? मिनिमम एस्टिमेटेड एरिया लिया गया 1000 एकड़। मित्रा पार्क को बोला गया कि अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स, ताकि स्पिनिंग, वीविंग ये सब हो पाए, प्रिंटिंग। तो मित्रा पार्क्स दो तरह के होते हैं गाइस, एक ग्रीन फील्ड होते हैं, यानी कि एकदम नया नया, ब्राउन फील्ड यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उसको आप ठीक कर रहे हो। ठीक है। गवर्नेंस में स्पेशल पर्पस व्हीकल जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को। याद रखो 7 पीएम मित्रा पार्क्स हैं अभी तक, ध्यान से सुन लो। लखनऊ में है, यूपी का ग्रीनफील्ड है ये भी। मध्य प्रदेश के धार में है, ये भी आपका वो है। तेलंगाना में वरंगल ब्राउनफील्ड है। तमिलनाडु का विरुधनगर ग्रीनफील्ड है। कर्नाटका में ग्रीनफील्ड है। महाराष्ट्र का अमरावती ब्राउनफील्ड है। गुजरात नवसरी ग्रीनफील्ड है। तो ब्राउनफील्ड दो ही जगह पर है, महाराष्ट्र और तेलंगाना में, बाकी सभी जगह पर जो हमारे 5 हैं वो ग्रीनफील्ड है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करोगे तो 800 करोड़ पर पार्क को ग्रीनफील्ड वालों को मिलता है, 500 करोड़ ब्राउनफील्ड वालों को मिलते हैं। और इसके लिए डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट दिया जाता है। डीसीएस जो होता है वो 30% प्रोजेक्ट की कॉस्ट को लीड करता है, 30% में बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नीड, सारी नीड्स को फुलफिल करा जाता है कैपिंग करके। और इसको देखो इसमें काम क्या करा जा रहा है, इंक्यूबेशन सेंटर, फैक्ट्री को साइट में बनाना, रोड, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, सारा कुछ करते हैं। फिर कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इसमें सीडी होता है, लिमिटेड एरिया होता है उसका, सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल पे चलना। फिर एक सीआईएस है, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट देना, 300 करोड़ पर पार्क के लिए। अब रिकमेंडेशंस क्या दी जाएं ताकि पीएम मित्रा पार्क जो स्कीम है वो इम्प्रूव हो पाए। तो पहली चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। मिनिस्ट्री एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी को फ्रेम करे, जिसका व्यू क्या होना चाहिए कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाए। फिर रिव्यू होना सिलेक्शन प्रोसीजर्स का, कि एक ऐसा सेटअप हो जिसमें मोर पीएम पार्क्स खुलें, ताकि इंडियन टेक्सटाइल जो सेक्टर है वो रिकवरी मोड पर आ जाए।
एक्सपीडाइट करना है एसपीवी फॉर्मेशन को। आउट ऑफ 7 अप्रूवल ओनली 2 स्टेट हैं, गुजरात एंड यूपी के, जिसमें एसपीवी लाना बेहद ज़रूरी है। फिर टैक्स रिजाइम रैशनलाइजेशन है, स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट करना, कंसेशन देना लैंड रेट्स पर, कोई स्टेट जीएसटी या रिम्बर्स करना तो उस पर काम करना। यूनियन गवर्नमेंट शुड कंसिडर एक्सटेंडिंग सिमिलर सेंट्रल टैक्स ड्यूटी एग्जेम्पशन, ये सब दे दे। स्पेशल इंसेंटिव दे सकते हैं ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर अट्रैक्ट हो पाएँ। और मैंडेटरी प्रोविजंस बनाओ ताकि बेसिक एमिनिटीज़ फीमेल वर्कर्स को, क्रच की फैसिलिटी, ये सब मिल पाए ताकि वुमेन भी अट्रैक्ट हो। देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों ना आए वुमेन, भाई टेक्सटाइल का मामला है। फिर वर्टिकल इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट प्रोएक्टिव स्टेप ज़रूर बताना कि प्रोएक्टिव स्टेप लिए जाएँ, बहुत ध्यान से लिए जाएँ, तो कि जितने भी पावर लूम सेक्टर है ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन बियॉन्ड इसके ये कन्वर्ट कर पाएँ इंडियन टेक्सटाइल्स को, और फ्रेगमेंट कर पाएँ। देखो अनऑर्गनाइज़ सेक्टर से ऑर्गनाइज़ सेक्टर की तरफ भी बढ़ना हमारा काम है, समझ रहे हो आप? तो वर्टिकल इंटीग्रेशन करने से ये सारे फ़ायदे हो जाएँगे अगर आप करते हो वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब वर्टिकल इंटीग्रेशन का मकसद क्या है देखो, ये ना एक तरह की ना गाइस बिज़नेस स्ट्रैटेजी होती है जिसमें कंपनी क्या करती है, ओनरशिप लेती है 2 और 2 से ज़्यादा सप्लाई चेन के चेन में बेसिकली। जैसे मान लो कि ऑटोमोबाइल के कुछ पार्ट, है ना, कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, व्हीकल को फिर कस्टमर को डायरेक्टली सेल करा जा रहा है, तो उसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड ऑटोमेकर कहते हैं, जो प्रोड्यूस करेगा ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट व्हीकल और डायरेक्टली सेल कर देगा कस्टमर को। दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेट करना। ठीक है गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर पॉलिसीज। नेक्स्ट टॉपिक्स हम कल से करेंगे, अभी तक आप इतना रिवाइज सारा कर लीजिए। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।